अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकदर। आप देख रहे हैं PSL लेट स्पेशल ट्रांसमिशन। प्लेफील्ड के तहत मज़ेदार से कल दो मैचेस हुए, दोनों बड़े मैचेस थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मैच के बाद मुल्तान सुल्तान को हरा दिया और पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को हराया। आज का एक और बड़ा मैच होगा जिसमें पेशावर ज़ल्मी सामना करेगी कोयटा ग्लैडिएटर का। कोयटा ग्लैडिएटर के पास अभी भी चांस है, वो बाहर नहीं गई है इस टूर्नामेंट से। कोयटा ग्लैडिएटर को ये मैच और इससे अगला मैच जीतना बहुत ज़रूरी होगा। और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी का मोमेंटम बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात होगी। मुझे ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुर जमा साहब ने, काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हमारा रेगुलर पैनल, और उनके साथ रिजवान हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारा रेगुलर पैनल। दोनों हजरात ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। पहले ज़रा बदियुर जमा साहब से, उन्होंने फिर जाना है। तो बदी भाई, कैसे रहे कल दोनों मैचेस, कैसे देखा? पहला ज़रा पेशावर और लाहौर ने भी आखिर बड़ी तेज़ी से ऊपर उठ रही थी तो हार का मज़ा चख लिया पेशावर के हाथों। देखिए, अगर मैचेस की बात करें तो अब जो है जैसे जैसे लीग आगे बढ़ती जा रही है तो रन भी बनते जा रहे हैं। तो कल जिस तरीके से पेशावर ने बैटिंग की, शुरू में आप देखें कि साइम अयूब ने बहुत अच्छी बैटिंग की, फिर बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की। दोनों के दरमियान 107 रन की जो पार्टनरशिप हुई, ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप है पाकिस्तान सुपर लीग की। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया था। लेकिन उसके बाद अब आप देखें कि कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं, सवाए जो है कैटमोर जिन्होंने 33 रन किए। तो अगर हम इन टॉप 3 को निकाल दें तो बाकी 39 रन को उनकी आखिरी 8 विकेटें गिरी हैं। तो ये टॉप 3 में जो रन किए वही जो है पेशावर के काम आए और इतना बड़ा टारगेट जो है वो बन सका है। तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। जब बॉलिंग हुई पेशावर की तो वहाँ पर वहाब रियाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अरशद इकबाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर उनकी जो फील्डर थे उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की। आपने रोमेन पावल का कैच देखा होगा, बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा। फिर रसीब ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और यही जो दूसरी जानिब लाहौर कलंदर थी, उन्होंने बड़ी मिस्टेक की। उनकी जो मिस्टेक थी वो उनको ले डूबी है, इस वजह से कि उनके जो कैचेस थे वो काफी जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। आप देखें 4 कैचेस ड्रॉप आप करेंगे तो फिर कैसे मैच की तरफ आप आएंगे? तो यही वजह थी। और फिर आप पावर प्ले में सिर्फ 24 रन बनाते हैं और आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। तो नो डाउट पेशावर ज़ल्मी ने पहले टॉप 3 बैटिंग बड़ी अच्छी की, फिर उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी और उसके अलावा उनकी जो फील्डिंग थी वो बड़ी जबरदस्त। यानी कुल मिला के कहे तो पेशावर ज़ल्मी ने कल एक अच्छा पैकेज जो है उसका शोकेस किया है सारे मैच में। काशिफ शबीर साहब, आंखों देखा हाल था, आप तो कमेंट्री कर रहे थे उसी मैच की। यार शाहीन आफरीदी 50 कर गए। शाहीन आफरीदी 50 तो ज़रूर कर गया, लेकिन मुझे खैर ऐसे लगा कि शायद वहाँ शाहीन आफरीदी अगर ना आते और सिकंदर रज़ा अगर आ जाते तो शायद पाकिस्तान कह रहा हूँ, लाहौर कलंदर का ये मैच जो है इसका नक्शा कुछ और हो सकता था। शाहीन आफरीदी ने तो प्रोटेक्ट किया सिकंदर रज़ा को, क्योंकि वो सिकंदर रज़ा को इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। लेकिन पहले अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो मैं समझता हूँ कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना बहुत अच्छा फ़ैसला था। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप लाहौर कलंदर को पकड़ना चाहते हैं तो वाहिद तरीका यही है कि उनसे पहले बॉलिंग करा लें। कल ओवरऑल देखिए तो अच्छा कैप्टेंसी डिसीजन। जी बिल्कुल। और आप ये देखें ना कि पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग पेस अटैक लाहौर कलंदर के पास है, जिम्बाब्वे का बेस्ट स्पिन जो है वो लाहौर कलंदर के पास, अफगानिस्तान की बेस्ट स्पिन लाहौर कलंदर के पास, नमीबिया का बेस्ट ऑलराउंडर लाहौर कलंदर के पास। जब इतने बेस्ट इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ आप क्या है नहीं देखें, उन्होंने कल करके नहीं दिखाया आपको। आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 49 रन दिए हैं, 8 खिलाड़ियों को आउट किया। एक स्टेज पे हम वहाँ जब बैठे हुए थे कमेंटेट कर रहे थे तो हमने कहने पे सब कह रहे थे कि 250 के करीब जो है ये रन्स जाएंगे ज़रूर, लेकिन उनको पुल बैक किया सारा, उनकी ब्रिलियंट बॉलिंग थे जो किया। और उसके बाद जो था ना, कल मुझे पैनिक में नज़र आया शाहीन शाह आफरीदी। हर बॉल के बाद वो फील्ड चेंज कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब था, कभी आगे कभी पीछे। कुछ पैनिक में लाहौर कलंदर डेफिनेटली आई थी। तो लाहौर कलंदर को पकड़ने का वाहिद तरीका यही है। अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करें तो साइम अयूब ने उसको लीड किया, लेकिन उनको साथ जो फ़ायदा पहुंचाया वो डेफिनेटली उनकी जो पुअर फील्डिंग थी लाहौर कलंदर की, उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। बाबर आजम उनके साथ खड़े रहे, ये भी देखे ना। लेकिन बाबर आजम का फिर वो डिसीजन बहुत अच्छा था, हारिस को पहले ना भेजना, क्योंकि जो शुरू की जो इन स्विंग यॉर्कर्स हैं और इन स्विंग है उसकी शाहीन शाह आफरीदी की, वो काउंटर कर लिया उसको। बाबर ने खुद फेस कर दिया, साइम ने बहुत अच्छा देखिए बाबर ने कल अटैक किया, साइम ने कल अटैक किया। और दूसरी बात है बाबर क्विक लर्नर है,
मोहम्मद आमिर की वो डिलीवरी आप सबको याद होगी जिस पे पहली गेंद पे बाबर, LBW। क्योंकि वजह क्या बनी थी, क्योंकि बाबर थोड़ा सा ज्यादा फ्रंट फुट पे चले गए थे और वहां अपने आप को उन्होंने कमिट कर लिया था, लेग साइड पे खेल रहे थे, सीधे बल्ले के साथ नहीं खेल रहे थे। लेकिन शाहीन आफरीदी की तमाम गेंदों को बाबर ने एक तो छोटा कदम लिया पहला, और दूसरी बात है कि सीधे बल्ले के साथ कोई खेला। उठ के जाने और इस वाला है, वजह शो से मैं चाह रहा हूँ मैं उसके पास भी चला जाऊँ, कोई उठ के जाने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि बिक गई है ये गवर्नमेंट है आज, ये तो बिल्कुल पासा ही पलट दिया। नहीं, अब काशिफ शब्बीर देखे ने। ना, हमें वहां नजर आ रहा था, हम आज देख तो रहे नहीं थे। कहते गेंद लेके निकले काशिफ शब्बीर, 2 खिलाड़ियों को डॉज कराया और तेजी के साथ कमाल ही कर दिया भाई, वेल डन। हाँ जी रिजवान भी बोले ना। मैं अच्छा खैर ऑन अ सीरियस नोट, बाबर जनरली कप्तानी में टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला नहीं करता, जो कल किया उसने, सो दैट्स अ ब्रेव डिसीजन। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाहौर को पकड़ने का तरीका भी यही है कि उनको आप टारगेट दे दें और उसके बाद चेस। मेरे अल्लाह, ये मैं क्या देख नहीं, रहा ये हूँ, बिल्कुल ठीक ये कह मैं रहे क्या हैं, देख रहा लेकिन हूँ। ये जनरली बाबर क्योंकि इस तरह के डिसीजन लेता नहीं है। अगेन जितनी भी तारीफ की जाए कम है साइम अयूब की, जिस तरीके से फॉर अ ब्रेव बड़ा बॉय दलेर player है, यंगस्टर, बहुत उसने अच्छा। किसी का ख्याल नहीं रखा। उसने शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ सबके साथ उसने महमूदो Even यास को इकट्ठा राशिद- कर दिया। राशिद के साथ भी राशिद यकसा को बड़ा सलूक किया। अग्रेसिवली और पॉजिटिवली खेला। दैट्स अ ब्यूटीफुल एंड अ ब्रिलियंट साइन फॉर पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जहाँ तक उसकी लाहौर की बॉलिंग की बात है, इट इज़ ऑफ कोर्स द बेस्ट अटैक। उन्होंने तारीफ कर दी, सरगोदा, मुल्तान, जमीलाबाद, हर जगह के प्लेयर्स बता दिए। तो लेकिन लाहौर की बॉलिंग वाकई बहुत अच्छी है, और उसको जिस तरीके से पेशावर ने स्टार्ट दे दिया, उसके बाद टू कम बैक उनको 207 पर रिस्ट्रिक्ट करना वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि जिस तरह की पिच थी और जिस तरह पेशावर ने स्टार्ट किया था, अगर वो उसको कंटिन्यू करते तो प्रोजेक्शन 240 245 की आ रही थी, और वो भी अगर आखिरी 2-3 ओवर और अच्छे लगे थे तो 250 तक भी जा सकता था। इट कुड हैव बीन वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स। अच्छा जी बदी भाई, अब जरा आ जाते हैं इस्लामाबाद और मुल्तान के मैच पर। मुसलसल तीसरी शिकस्त है ये मुल्तान की। इस्लामाबाद भी बिल्कुल बस एज पे जाके ये मैच जीता है, बिल्कुल हारता ही दिखाई दे रहा था। फ़हीम अशरफ बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की है, और ख़ास तौर पर वो जो वी में शॉट्स कहूँ मैं, स्ट्रेट पर जो शॉट्स का फ़ायदा उठाया है उन्होंने। डेविड मिलर और केरन पोलार्ड 2 फील्डर थे स्ट्रेट पर, हम तो देख रहे थे मैच को वहीं। बड़ा शानदार उन्होंने कल अपने ज़बरदस्त मैच में परफॉर्मेंस दी, और फिर मैच भी हाथ से ले गए वो मुल्तान। सुल्तान के कैसा रहा? देखिए असलान भाई, ये मैच तो मेरे ख्याल में बिल्कुल मुल्तान के हाथ में था। एंड तक अगर आप देखें, जब 5 ओवर में 65 रन की जरूरत थी तो सब यही कह रहे थे, क्योंकि आप देखते हैं उनकी ज्यादा गिर चुकी थी। तो उसके बाद जो एक ओवर कराया एहसानुल्लाह ने, उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ उसने 7 रन दिए। जब आपको 4 ओवर में 57 रन की जरूरत है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने एहसानुल्लाह को पहले ओवर देकर जो है ना वो एक बड़ी गलती की, जो आपको आखिर में वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और यहाँ अब्बास अफरीदी को आप देखें कि वो मुसलसल जो है वो विकेट ले रहे हैं लेकिन रन दे रहे हैं। फिर इलियास ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, वो इलियास की बॉलिंग भी इस पाए की नहीं थी। और शॉर्ट पिच गेंदे कर रहे थे, लेग स्टंप से बाहर गेंदे कर रहे थे, ऑफ स्टंप पे भी अगर वो गेंद कर रहे हैं तो बहुत बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ फहीम को बड़ा अच्छा मौका मिला और उन्हें जो है उसका पूरा फायदा उठाया। तो मुल्तान एक मौके पर बिल्कुल मैच पे था जब उन्होंने आउट भी कर लिए थे, 7 आउट भी कर लिए थे। लेकिन वही मसला होता है कि 1 या 2 ओवर जो होते हैं वो आपको मैच को T20 में बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं, और वही कुछ जो है वो मुल्तान के साथ हुआ है। फ़हीम अशरफ की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो तनहा जो है वो खेले, आखिरी में उनके साथ जो सामने प्लेयर से आउट होते रहे। आसिफ अली से उम्मीदें थी, लेकिन आसिफ अली बिल्कुल मुसलसल जो है वो नाकाम हो रहे हैं सवाई एक मैच के। तो यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा आपको फ़हीम को। और रिजवान की जो आपने बात की कि मुसलसल 3 मैच हारना, मुझे लग रहा है कि मुल्तान का वेन्यू चेंज करने के बाद शायद उनकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही। मुल्तान में ही वो सारे मैच जीते, फिर कराची में आए, वहाँ भी आ रहे, लाहौर में भी आ रहे, अब पिंडी में भी हार चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब इनको कुछ नया करना पड़ेगा। रन उन्होंने बहुत अच्छे कर लिए थे, फिर आपकी बॉलिंग जो है वो आपका साथ नहीं दे रही। अगर आप समीन गुल को खिलाते हैं तो फिर आप किसको अंदर लाएंगे? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ है। अच्छा, मैं कल ये मुसलसल कह भी रहा था वदी भाई और आप लोग भी, कि मुझे लगता था कि 220 प्लस स्कोर हो जाएगा मुल्तान का। वहां पर शादाब ने बड़े अच्छे से बॉलिंग की और 205 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया मुल्तान को।
तो ये भी उनके आखिरी लिए में थोड़ा देखिए सा ना डैमेजिंग रहा। खान भाई, आखिरी में देखेंगे 4 से 5 ओवर में रन नहीं बने और सिर्फ आखिरी ओवर ऐसा था उसमें भी 4 रन बने। जी हाँ। तो ये 220-222 रन का टारगेट अगर हो जाता तो यहाँ क्योंकि मुल्तान जो है वो बैटिंग पे ही जा रहा है, उनकी बॉलिंग का इन्हिसार सिर्फ 2 बॉलर्स पर है, एहसान उल्लाह और उसामा मीर। उसके अलावा जो 3 बॉलर उनके जो खिलाते हैं उन पे वो भरोसा नहीं कर सकते। इलियास आप देखें जब भी उसको खिलाया महंगा पड़ा, अब्बास अफरीदी आउट जरूर उसने किए लेकिन हर जो मैच में वो 4 ओवर में 40-45 रन दे रहा है। कल फिर 5 या 3 ओवर में 54 रन इलियास ने दे दिए। तो जब इतना कुछ आखिरी ओवर में आपके 19 रन बन जाते हैं तो फिर आप कैसे जीतेंगे। और उसके अलावा थोड़ा बहुत फील्डिंग भी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से इनको नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शादाब ने कप्तानी बहुत अच्छी की। शादाब ने पहले मैच में मैंने देखा कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और उसके साथ प्लस उसने बैटिंग बड़ी अच्छी की। फिर कॉलन मिनरो जो है उनका वाइड फर्क है, जो आगे आते ही जो है वो हिटिंग करता है। उसने जो 40 रन की तेजी इनिंग्स खेली तो वो मुसलसल मैच विन की तरफ गए हैं। उन्होंने किसी मौके पर ऐसा नहीं किया कि आउट हो रहे हैं तो उन्होंने दौड़ बॉलें खेली, ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो मुसलसल मैच विनिंग की तरफ गए जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। चलो जी, एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा हम ब्रेक से वापस आएँ तो फिर ये ज़रा डिटेल में इस पर बात करूँ कि एलेक्स हेल्स नहीं चल रहे हैं काशिफ भाई, एलेक्स हेल्स नहीं चल रहे हैं, कॉलिन मनरू बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर डिपेंडेंसी की बात आती है वहाँ मेरा ख्याल है इस्लामाबाद ज़्यादा डिपेंडेंट है इस वक्त आज़म खान की परफॉर्मेंसेस पे। कल आसिफ को फिर मौका मिला 5 ओवर पहले का और फिर वही 5 ओवर उनसे किसी भी तरह खेले नहीं जाते, वो फिर आउट हो गए, वही उन्हें 1-2 ओवर का रोल चाहिए। वहाँ पर अगर फ़हीम अशरफ न खड़ा होता तो यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान के हाथ में मैच था। अच्छा, एक मुमासलत पर भी बात करेंगे जो कि इलियास की है। मुझे लगता है कि मूसा और इलियास तकरीबन एक जैसे बॉलर हैं, हाइट में भी, पेस में भी और रन्स देने में भी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। जी काशिफ भाई, इससे पहले कि मैं कोई और बात करूँ मैं ज़रा मुमासलत पे बात करूँगा। मूसा और इलियास तकरीबन स्कोर भी बहुत दे रहे हैं, हाइटेड कम है, लेकिन जो शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हैं दोनों, पेस पे आपने मुझे करेक्ट किया है कि पेस शायद मूसा की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो स्कोर देने की सलाहियत है ये बॉल किसी में नहीं होती। ये बड़ी कॉम्पिटेंसी देखें तो इस पे बिल्कुल देखें, मूसा में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मूसा में एक तो ये है कि जब वो फॉलो अप पे जब वो आता है, फॉलो थ्रू पे सॉरी, तो वहाँ पर एक तो जब वो ज़्यादा जोर लगाता है वो गिर जाता है, एक तो उसका इश्यूज़ हैं। मैंने अक्सर देखा है वहाँ पर ग्राउंड में कि वकार यूनुस और ये वसीम अकरम उसको लेकर खड़े होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं कि तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं समझ सक रहा। उसको बहुत ज़्यादा अभी मेहनत की ज़रूरत है डेफिनेटली। अगर थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करें मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के ये मैच को, सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का डिसीजन टू बॉल फर्स्ट वो बहुत ही गलत डिसीजन था। शादाब समझता है कि उसकी बैटिंग में बहुत स्ट्रेंथ है और बैटिंग मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। 90 रन पे गिरी हुई टीम है जी, और दूसरी प्रॉब्लम ये आपकी फेवरेट टीम और मेरी फेवरेट अभी भी फेवरेट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बैटिंग करे तो उनकी बॉलिंग इस स्टैंडर्ड की है कि वो किसी स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन जो बोर्ड का प्रेशर है ना, वो बड़ी बड़ी टीमों को, बड़े बड़े प्लेयर्स को नीचे गिरा देती है। आपने देखा जेसन रॉय का हाल, एलेक्स हेल्स का क्या हाल हो रहा है, ये सारा बोर्ड का प्रेशर है जो उनके लिए मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो वो प्रेशर को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है शादाब को, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप आज़म खान पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आज़म खान और फ़हीम अशरफ भी वन ऑफ खेलेगा। आप फ़हीम अशरफ को ये ना समझे कि अब वो हर मैच ही इस तरीके से खेलेगा, जो खेलना था वो उसने खेल लिया। और यहाँ पर इतना अच्छा कैप्टन है रिजवान, लेकिन कल रिजवान की कैप्टनसी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आप उसको बार बार कह रहे हैं कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद करो इलियास को, तो और ना थर्ड मैन लिया हुआ है आपने, ना बैकवर्ड पॉइंट लिया हुआ है, ना पॉइंट आपने बाउंड्री पे लिया हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और देखें वही थर्ड मैन की तरफ से वो, और कितना सामने हर एक को नज़र आ रहा था कि गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यानी वो शफल करके विकेट छोड़ के बिल्कुल बाहर आ जाता था और वहाँ आके खेलता था। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो रिजवान भाई से भी उनका तज्जिया लेते हैं। बड़े प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वापस आते हैं ब्रेक। यार मेरा इमोशन आने लगता था, आप तोड़ देते।
वेलकम बैक जी। इससे पहले कि बहुत सारी चीज़ें मैं बोलूँ, रिजवान भाई कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने कल ये नोट किया कि जिस तरह भी काशिफ कहते थे ना कि शादाब का डिसीजन ठीक नहीं था, शायद शादाब का डिसीजन ठीक था। आप अगर इस सारी चीज़ को कंसिडर करें कि जो मुल्तान का बॉलिंग लाइनअप है, उसामा मीर, एहसानुल्लाह, आफरीदी, ये सारे यंगस्टर्स हैं, अनवर अली, एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी। इलियास की तो अभी बात भी कर ली है ना। तो ये पांचों के पांचों बहुत ही कम एक्सपीरियंस के, अनवर अली के शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बट इट वाज अ वेरी यंग बॉलिंग अटैक बाय मुल्तान। शायद वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, शायद वो कोई और चीज़ सोचे थे। इसकी वजह से वो जो 207 का हद है वो बिल्कुल ठीक इस्लामाबाद ने चेज़ किया और वो बन रहा था, क्योंकि देयर वाज नो ओवरसीज़ प्लेयर जो कोई एक्सपीरियंस था, कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था जिसने कोई 25-30 T20 या वनडे इंटरनेशनल्स खेले हों। उनको गाइड करने वाला वहाँ पे बॉलिंग लाइनअप में लीडरशिप की बहुत कमी नजर आ रही थी। बॉलिंग लाइनअप में बहुत कमी नजर आ रही थी और उसी वजह से हमने शायद ये भी नोट किया कि रिजवान को भी समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह फील्ड प्लेसिंग में भी कल रिजवान की थोड़ी सी कमी नजर आई, एक्सपोजर की कमी नजर आई, एक्सपीरियंस की कमी नजर आई। तो एंडी फ्लावर क्या कर रहा है वहाँ? मैं वही बात करती कि एंडी फ्लावर तो ग्राउंड के बाहर है ना, जिस तो वक्त आप चेज कर रहे हैं हर बॉल पे तो नहीं बता सकता। वैसे इसमें मैं एक बात करूं कि रिजवान को जो है ना वापस बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा। इसको समीन मोहम्मद रिजवान, मुझे मोहम्मद रिजवान, अच्छा ये जो समीन उनके पास बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर है, वो वापस आएगा डेफिनेटली। और मेरे ख्याल है इलियास का बस ये आखिरी मैच था जिसकी एक बात बताऊं, अनवर अली डूइंग वेरी गुड क्योंकि एक्सपीरियंस है, समीन एक्सपीरियंस्ड है, तो ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये करने चाहिए बिल्कुल। और आप केरन पोलार्ड को कर लेते, उसको क्यों नहीं पोलार्ड को कर लेते, बिल्कुल इससे बेहतर नजर नहीं आया कि नहीं, इससे बेहतर बॉलिंग करता पोलार्ड जिस तरह की इलियास ने बॉलिंग की थी। लेकिन वहां पर जो है ना आपको जो कैप्टनसी है वो प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। इससे पहले मैच में काशिफ शबीर साहब आप भी वहाँ कमेंट्री करते, सब देख रहे होते हैं, तो ज़रा नेकेड आई से जो देख रहा होता है आदमी वो अक्सर कैमरे पे कम ही दिखाई देता है। केरन पोलार्ड बहस करता दिखाई दिया था इससे पहले रिजवान से कि लास्ट ओवर के लिए, और वही नुकसान दे गया था नहीं। और आपने देखा कि पहली गेंद के बाद जब उसने वाइड कराई तो जब रिजवान आ रहा था तो पोलार्ड आ रहा था, उसने उसको इशारा किया भाई तुम वहीं रुक जाओ, कोई मेरे पास ना है, मैं खुद बात करूं। और दूसरी बात ये कि अगर आप बॉलर को हर गेंद के बाद जाके बताएंगे ना आप कहाँ गेंद करनी है, कैसे करना है, वो मतलब वो बिल्कुल आप समझे कि आपने इसको जीरो कर दिया। अब वो अपनी माइंड अप्लाई नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है उसने गेंद क्या करनी है। थोड़ा फ्री हैंड दें, इतना एक्सपीरियंस। चलिए जल्दी से आते हैं, ये बताइए क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी कौन जा रहा है आज, किस तरह जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्वेटा के लिए भी, पेशावर के लिए भी, क्योंकि क्वेटा अगर ये मैच और उसके बाद एक मुल्तान से मैच जीती है तो वो 8 पॉइंट पे आ जाती है और पेशावर को इनमें से एक ना एक मैच जीतना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा मसला मुल्तान का बन गया है। मुल्तान के लिए भी प्रेशर पड़ जाएगा क्योंकि मुल्तान मुसलसल 3 मैच आ रही है। पिछले मैच में आपको याद है सारे अवाम ने यहाँ पे क्वेटा के खिलाफ बोली, कराची को कहा, और मैंने क्वेटा को सपोर्ट किया। बाबा जी आप तो आई विल सपोर्ट क्वेटा अगेन जी, क्वेटा विल गो एंड बीट पेशावर। बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि हसनैन जो है ऑलमोस्ट रिकवर कर गया अपनी इंजरी से, क्योंकि वो शुरू में वार्म अप में बॉलिंग भी कर रहा होता है। और अगर हसनैन वापस आता है नसीम शाह के साथ पेयर बना लेता है तो ये कोयटा मुश्किल टीम है आज, क्योंकि गप्टिल भी वापस फॉर्म में आ चुका है, उमर अकमल ने भी एक इनिंग खेल ली हुई है। तो इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि कोयटा आज बड़ा टफ टाइम देगा उसको पेशावर ज़ल्मी को डेफिनेटली। और अगर कोयटा ने पहले बैटिंग कर ली, स्कोर पोस्ट कर दिया बोर्ड के ऊपर, तो पेशावर ज़ल्मी कितना स्कोर पोस्ट कर अभी तक 180-90 इतने की टीम है, 180-90 आज करेगा, पेशावर ज़ल्मी को फिसा लेगा। मैं आपको ये बता दूं, और मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी आज नीशम को वापस लेकर आएंगे खेलने के। हाँ, नीशम को आज उन्हें शायद लाना, मुझे लगता है वापस लेकर आएंगे। और अगर मैं तो चाहूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स कम बैक करे। आप किस नजरिए से कह रहे हैं? क्योंकि आपको विकेट कीपिंग आपने की हुई है, उस वजह से आपका तजर्बा नहीं, इसलिए कि मैं आपसे डर के बोलता हूं। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर, रिजवान हैदर और बदियुज़्ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।